जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के मानचित्र की शुरुआत कर रहे हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ना है तो हमें उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति को अच्छे से समझना पड़ता है। यदि आप भारत का इतिहास, भारत का भूगोल जानना चाहते हैं तो आपको निश्चित है कि भारत का मानचित्र अच्छे से बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत के मानचित्र की शुरुआत करने वाले हैं आज। और यह क्लासेस हमारी पूरा भारत का जब तक मानचित्र पूरा ख़त्म नहीं होता तो लगातार 25-30 क्लासों में ये पूरा हो पाएगा। तो यदि आप गंभीरता से रहेंगे इस चैनल पर तो निश्चित है कि आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किसी भी परीक्षा में जब अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको मानचित्र से परीक्षा में प्रश्न मिलते ही हैं, चाहे लोकेशन वाइज्ड हों, चाहे जोग्राफिकल या राजनीतिक तरीके से। हिस्ट्री में भी इसके ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा जो भारत देश है वह चारों तरफ से विभिन्न देशों से घिरा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पश्चिम में यह पाकिस्तान है, पूर्व में हमारे चाइना है, जो कि तिब्बत को भी उसने हथिया लिया है अपने हाथ में। थोड़ा सा बॉर्डर जम्मू कश्मीर का, जो कि वर्तमान में लेह लद्दाख वाला एरिया है, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पर अफ़गानिस्तान का भी मिलता है। तो उत्तर तरफ हमारे 3 देश हैं, पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा यहाँ पाकिस्तान और तीसरा चाइना। चाइना सबसे इधर ऊपर बड़ी बाउंड्री बनाता है, और यहाँ पर जैसे सबसे लंबी बाउंड्री यहाँ पर बांग्लादेश बनाता है भारत से, जिसकी लगभग 4096 किलोमीटर सीमा है। और जो चाइना की है वो लगभग 3488 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा है। और जो अफ़गानिस्तान है, जो पीओके वाला एरिया है, तो इसमें लगभग 106 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा बनती है। और इधर पश्चिम में पाकिस्तान। अब नीचे वाला जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो समुद्री सीमा से हमारा श्रीलंका मिलता है, यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य के यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, यहाँ से हमें म्यांमार इससे टच करता है बॉडी को। और ऊपर इस यहाँ पर नेपाल और यहाँ पर भूटान। तो कुल मिलाकर इतने देश पुनः देख लेते हैं। भूटान ऊपर में, पाकिस्तान, और यहाँ पर ये चाइना, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान हो गया जी, बांग्लादेश, म्यांमार और ये श्रीलंका। हम पुनः देखते हैं इसको एक बार फिर से। यहाँ से अफ़गानिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से चाइना, यहाँ से नेपाल हमारे देश से सीमा बनाता है, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश। सबसे बड़ी मतलब ये सीमा रेखा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश बनाता है। यह कई परीक्षाओं में आ चुका है। यहाँ म्यांमार बनाता है सीमा, और समुद्री सीमा को यदि देखा जाए तो यहाँ पर श्रीलंका भारत से सीमा बनाता है। तो हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, और एक स्टेट श्रीलंका हमसे समुद्री सीमा बनाता है। यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह भी यहाँ पर आसियान के देश और समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं भारत से। अब हम देखते हैं कि भारत के 28 राज्यों की स्थिति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस क्लास में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, आप बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जो कई किताबों में आपको नहीं मिल पाएगा वो इस क्लास में आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले ऊपर ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। इसके अब वर्तमान में 2 टुकड़े हो गए हैं, इधर वाला एरिया लद्दाख और इस तरफ वाला जम्मू कश्मीर। उसके ज़रा नीचे आते हैं हम, चूँकि अब ये दोनों यूटीज़ हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी, जिस पर पूरा केंद्र का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हो गया ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वर्तमान में 8 हैं। हम उनको बारी बारी से देखेंगे। इसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, उसके थोड़ा बाएं तरफ देखेंगे तो पंजाब है। अब ये पूरा पंजाब जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो अपने पास में पूर्वी पंजाब है वर्तमान में, और पाकिस्तान के पास में पश्चिमी पंजाब है। तो अब चूँकि उसकी हम बात नहीं करते अभी, हम देखते हैं ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। उसके ज़रा सा नीचे आएंगे अपन तो ये उत्तराखंड राज्य पड़ता है, जो कि पहाड़ी एरिया है पूरा। हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी एरिया है। ये पंजाब, यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। और ये राजस्थान एरिया है। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तो
पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, अब वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ये है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा तेलंगाना, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, और अगर दक्षिण में नीचे आएँ तो यहाँ पर केरल, यहाँ पर नौका प्रतियोगिता होती है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू एक खेल चलता है जो कि बुल सांड से मतलब बैलों को लड़ाया जाता है इसमें। अब यहाँ पर हम देखें ऊपर ये सिक्किम है हमारे यहाँ, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उसके ज़रा सा नीचे आएंगे तो ये आसाम, फिर दाहिने तरफ जाएंगे तो ये नागालैंड है, फिर उसके नीचे मणिपुर है। मणिपुर में एक खास विशेषता है कि यहाँ पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर लोकटक झील है और उस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। नीचे मिज़ोरम है जी, मिज़ोरम ये पूरी तरीके से म्यांमार के नज़दीक है, और जो त्रिपुरा है 3 ओर से बंगाल से पश्चिम बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये मेघालय है जो कि गारो, खासी और जयंतियाँ यहाँ पर हैं, इस कारण से यहाँ पर पूरे दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हमने देखा वर्तमान में 28 राज्यों की स्थिति। थोड़ा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो ये लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा यहाँ पर पंजाब के पास में चंडीगढ़ है। चूँकि यह चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी है, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक दिल्ली, छोटा सा स्टेट है, इसको यूटी बनाया गया था, ये दिल्ली है। और इसके नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पर गुजरात के निचले वाले हिस्से में दमन एंड द्वीप यहाँ पर हैं, और हाल ही में दादरा एंड नागर हवेली को भी इसी का हिस्सा बनाया गया है। तो अब यहाँ से हमने देखे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और यहाँ पर हम देखेंगे ये पांडिचेरी का हिस्सा है जो कि फ्रांस से हमने कब्जाया था, और 1954 में फ्रांस वालों ने हमें वापस किया था। और इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है माहे, जो कि पांडिचेरी का ही हिस्सा है। अब एक स्टेट है यहाँ पर यूटीज़ है, ये लक्षद्वीप समूह हैं, और यहाँ पर अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह हैं। तो हमने देखे, हम इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक ही क्लास में, मतलब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में जितना बताया जाए वो आपको पूरा याद हो जाए। तो हम देखते हैं पुनः से 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति हम पुनः जानते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप, और यहाँ पर है पांडिचेरी, लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पर अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। तो कुल सबसे ज़्यादा द्वीप समूह की संख्या यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेल्युलर जेल है। और लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवारत्ती है। यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है। तो हमने देखे 8 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर पांडिचेरी। तो हमने अब तक 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की स्थिति जानी है। और हमने यह भी देखा है कि वर्तमान में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, समुद्री सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं। हम यह जानेंगे अब इसके बाद में कि भारत में जो कर्क रेखा निकलती है, भारत में कर्क रेखा, चूँकि हमें पता है कि भारत में कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, तो वह भारत के किस किस स्थान से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य उसके टच में आते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होती हुई झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान का
थोड़ा सा हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये उड़ीसा से थोड़ा ऊपर से जाती है, इसलिए उड़ीसा इसमें टच नहीं होता है। हम पुनः इसको देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोला जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे इसकी स्थिति कई बार पश्चिम से पूर्व की तरफ भी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, और पूर्व से पश्चिम की तरफ भी, तो हमें दोनों तरफ से याद होना चाहिए। गुजरात, हमारे साथ बोलें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, अब पूर्व से देखा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात। तो हमें ये याद करना है कि इसमें परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से राज्य से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें कोई और राज्य दे देगा, हिमाचल दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे, बिहार दे दे, असम दे दे, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 8 राज्य याद हैं यदि, तो हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती होगी कर्क रेखा। अब हमें यह भी देखना है कि भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हम इनको एक एक करके देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान बसा हुआ, तो यहाँ पर एक सिंध क्षेत्र है, तो यहाँ पर सिंधी भाषा बोली जाती है, क्योंकि पहले से भारत का हिस्सा रहा है। चूँकि भारत के कुछ हिस्सों में यहाँ पर पंजाब वगैरह के क्षेत्र में सिंधी भाषा बोली जाती है, तो हम वो उस भाषा को भी गिनेंगे। तो कश्मीर में कश्मीरी, सिंध क्षेत्र में सिंधी, यहाँ पंजाब क्षेत्र है तो पंजाब क्षेत्र में पंजाबी, और इस पूरे बेल्ट में हिंदी बोली जाती है। अब तक 4 भाषाएं हमने देखी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। और गुजरात क्षेत्र में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक क्षेत्र में कन्नड़ बोली जाती है, और तेलंगाना क्षेत्र में तेलुगु भाषा, और तमिलनाडु क्षेत्र में तेलुगु भाषा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में, और तमिल भाषा तमिलनाडु में, और मलयालम केरल में बोली जाती है। अब हम इसको एक बार पुनः देखें। अब तक हमारी जितनी भाषाएं हमने सीखी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, जो कर्नाटक क्षेत्र में, यहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें बहुत बहुतायत में पाई जाती हैं, यहाँ पर तेलुगु, तमिल और मलयालम। अब हम और देखते हैं उड़ीसा क्षेत्र में उड़िया, असम क्षेत्र में उड़िया के बाद में बंगाल क्षेत्र में बंगाली, और असम के क्षेत्र में असमी भाषा बोली जाती है। हमने अब तक जितनी भाषाएं देखी एक बार हम उसको दोहराते हैं। कश्मीरी मिटाते हैं, इससे फिर से लाते हैं। कश्मीरी, यहाँ सिंधी, पंजाबी, हिंदी, यहाँ गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल तमिलनाडु क्षेत्र में, और यहाँ केरल क्षेत्र में मलयालम। यहाँ उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, और यहाँ पर मणिपुर क्षेत्र में मणिपुरी, यहाँ पर मणिपुरी बोली जाएगी, और यहाँ पर नेपाल क्षेत्र के तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नेपाली। और इस क्षेत्र में जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, लक्षद्वीप सागर के आसपास का एरिया, जो कि यहाँ पर इधर पे हम कोंकणी भाषा, चूँकि कोंकण तट है तो यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, और उर्दू और संस्कृत तो हमारे यहाँ पर बोली ही जाती हैं, तो उर्दू और संस्कृत हो जाएगा। और हाल ही में अभी 4 भाषा और जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो हमें ये 22 भाषाएं याद होना चाहिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता, तो हम इसको एक बार लिखते हैं, आप लोग भी लिख लेना, याद कर लेना। कश्मीरी, फिर सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असमी,
नेपाली, यहाँ पर हो जाएगा मणिपुरी, और इस क्षेत्र में हो जाएगा कोंकणी, उर्दू और संस्कृत हो जाएगा अलग अलग, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यह 22 भारतीय भाषाएं हैं जो कि हमको याद होना चाहिए। अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय भाषाएं हैं, और इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो जब तक हमें ये 22 पता नहीं होंगी तब तक हम उस जो भाषा नहीं है उसको हम अंदाज नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हमें ये याद करना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो कोस्टल एरिया जो कि समुद्री सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं, उनकी संख्या 9 है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जहाँ से ये ग्रीन कलर का मतलब पानी कलर का दिख रहा है ये वाला, तो ये राज्य कोस्टल गार्ड में आते, कोस्टल एरिया में आते। तो इसमें पहले नंबर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, और बीच में ये गोवा है, नीचे कर्नाटक है और नीचे केरल है। तो हम पहले पश्चिम वाले देख लेते हैं। गुजरात के बाद में ये महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और केरल। अब अपन दाहिने तरफ जाते, चूँकि ये कट्टी पट्टी ये सीमा चूँकि लगभग सह्याद्री पर्वत वाला एरिया है, तो ये सीधी एरिया है, यहाँ से ये सीधा एरिया में आता है। और जो पूर्वी तट है ज़्यादा कटाफटा एरिया है, ये एरिया कटाफटा थोड़ा तिरछा भी है। तो इसको देख लेते हैं हम, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, माने बंगाल कह सकते, पश्चिम बंगाल कह सकते इसको। तो यहाँ पर ये 4 राज्य हो गए और पश्चिम में 5 राज्य हैं। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बीच में गोवा, और यहाँ केरल, यहाँ 5 राज्य हो गए। और यहाँ पर तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अब तक हमने यह सीखा कि हमने पहले नंबर देखा था कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों के स्थान कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, भारत किन किन देशों से सीमा बनाता है, समुद्री सीमा कहाँ कहाँ से बनाता है। हमने यह भी देखा कि भारत में कौन कौन सी भारतीय भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई हैं। हमने यह भी देखा अभी कि हाल ही में भारत में कौन कौन से तटरेखा वाले राज्य हैं। तो हमने सबसे पहले सबसे ज़्यादा देखा कि जो गुजरात वाला एरिया है ना, इसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, क्योंकि इसका इस प्रकार से बनावट है। तो गुजरात की जो तटरेखा सबसे लंबी है, और भारत की जो सबसे मुख्य भूमि की जो तटरेखा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर के आसपास है। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की जो तटरेखा है, भारत की मुख्य भूमि की जो मतलब स्थल भूमि की तटरेखा है, उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और केवल गुजरात अकेले की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। और यदि भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को की भी तटरेखा यदि जोड़ ली जाए तो यह 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर ये पूरी लंबाई हो जाएगी। तो हमने देखा कि तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा गुजरात की है, और हमने यह भी जाना कि जो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलता है, तो भारत में बीच में बहुत भयंकर की गर्मी होती है, और मई के आसपास और जून के आसपास बहुत भयंकर की गर्मी होती है भारत में, जब 45 डिग्री से ऊपर के आसपास तापमान पूरे भारत में पहुंच जाता है। क्योंकि दक्षिण में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ से कर्क रेखा जहाँ जहाँ है वहाँ तक चूँकि सूर्य की पहुँच होती है, उसके ऊपर थोड़ी कमी हो जाती है। जम्मू कश्मीर का एरिया है तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती है, जैसे हिमाचल हो गया, शिमला वगैरह हो गया, नेपाल की तराई वाला क्षेत्र। लेकिन जो बीच वाला ये बेल्ट है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और हम हीट वेव के शिकार रहते। कई व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है यदि हीट वेव का यदि इफेक्ट यदि ज़्यादा पड़ जाए तो यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। मैं ऐसी पूरी भारत के मानचित्र से संबंधित पूरी वीडियोस बनाऊंगा जो आप तक पहुंचेंगी। बेल का आइकन भी दबाएं। साथ में हम जब पूरा भारत का मानचित्र हो जाएगा
तो हम विश्व का मानचित्र भी पूरा पढ़ाएंगे। हम यह जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में जो 100 नंबर का एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें लगभग 15 से 25 की रेंज रहती है, जो कि मानचित्र से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। यदि आप मानचित्र अच्छे से समझते हैं तो आपको निश्चित है कि परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। और जो बच्चे 2-4 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं उनके लिए स्वर्णिम चांस रहेगा। तो मेरा यह प्रयास, आप इसको सीखें अच्छे से, और ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को और आप समझते जाएं, एक एक करके आपको क्लासेस दी जाएंगी सीरियली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।